फैजाबाद धरना केस वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ने नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला कर लिया। सब लोग इतने डरे हुए हैं। फैजाबाद धरना केस वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ने नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला कर लिया। सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? सजा जजा बात की बात एतराफ क्यों करें? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा क्या दर हकीकत वापस लेने का हुक्म ऊपर से आया है, सच बोले हमारे साथ न खेले। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना मुजाहिरीन से किया क्या मुआहदा रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। सानहा नोमई और जिना हाउस हमला केस इंकलाबी दहशतगर्द गिरोह में बानी पीटीआई सरफराज चीमा और महमूद रशीद को कसूरवार करार दे दिया। कलाम में डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर गिरफ्तार मुलजमान भी कसूरवार पाए गए। तमाम इदारों के मुकाबले में फौज की मकबूलियत सबसे ज्यादा 88% है। गैप ने जुलाई के महीने का सर्वे जारी कर दिया। अवाम को मीडिया और अदालतों पर 56% तक भरोसा, सियासतदानों पर लोगों के भरोसे की सतह 39%। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ पहले, नून लीग दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर। चेयरमैन पीटीआई मकबूल तरीन लीडर, दूसरे नंबर पर साद रसी और तीसरे नंबर पर परवेज इलाही ब्राशमान हैं। कौम नवाज शरीफ को 2013 वाला मैंडेट दोबारा दे। नवाज शरीफ मुल्क को मुश्किलात से निकालने का हल बताएंगे। नवाज शरीफ के बताए गए रास्ते पर चलकर मुल्क बहरानों से निकलेगा। हमारा बयानिया पाकिस्तान की खदमत है, साबित हुए राना की गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू। एस्टेब्लिशमेंट से क्या डील करनी है? नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अपना एजेंडा देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद सुबैर की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ 4 बरस बाद इलेक्शन मुहिम को लीड करने आ रहे हैं। 21 अक्टूबर नून लीग के लिए बहुत बड़ा दिन है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। किसी से लड़ाई नहीं करनी, ताकत का सरचश्मा अवाम है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल नून लीग का हिस्सा है। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। शहबाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर जाने वाली बातों में सदाकत नहीं है। नून लीग के मरकजी रहनुमा की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, ख्वाजा आसिफ बोले कि बाज़ चीज़ों की टेलीफोन पर मुशावरत नहीं की जा सकती। फोन पर मुशावरत न करने की वजह से कुछ बातें बिल मुशाफा की जाती हैं। पक्का इरादा है नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। तो ये बात अटल है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही वतन वापस आएंगे। लीग रहनुमा अता तारड़ का दावा। गुजरात में तकरीब से खिताब में कहा कि ये सिर्फ कायद की वापसी नहीं, मुल्क की बका की जंग है। मुल्क को बचाने की जंग है। मुखालिफिन की तरफ से कैंपेन चलाई जा रही है। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में तब्दील हो गई। सियासी जमात के हमलों के बाद जहलम के चौधरी ने दौड़ लगाई। हमारे मुखालिफिन कम सर्फ लोग हैं, ये उनका किया धरा है। आइंदा होने वाले आम इंतखाबात जरूरी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी साजिद कहते हैं कि कराची में 35,000 बसों की जरूरत है, मगर अभी तक सिर्फ 250 बसें हैं। बिजली की कीमत
कीमतों में इजाफा तवक्कुल है। IPP से मुआहदा करने वाले हुक्मरानों ने अवाम पर जुल्म किया। 16 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के बाहर बिजली के बिलों में टैक्स के खिलाफ धरने का ऐलान। पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने के बारे में कोई सोच नहीं पाई जाती। इसराइल के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तक़बिल के लिए है। पाकिस्तान किसी मुल्क की तकलीद नहीं, कौमी मुफाद पर फैसला करेगा। हमारे लिए मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन एक जैसे हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। मसला फ़लस्तीन का हल आज़ाद रियासत है। अफगान हुकूमत पाकिस्तान में होने वाले हमलों को रोके। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पर पूरी दुनिया को तशवीश है। और मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल रुपए की दोबारा गिरावट का सबब बन सकती है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की सेनेट कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना के इजलास में गुफ्तगू कहा। फिर 17 अगस्त को निगरान हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क की मईशत को शदीद चैलेंजेस दरपेश थे। मुल्क में तारीख महंगाई थी, अब महंगाई कम होना शुरू हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत की है कि वो गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाइयां जारी रखें। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर का दौरा किया और सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। मजीद अफसरात के मुताबिक ISPR के मुताबिक एपेक्स कमेटी इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी भी शरीक हुए। आर्मी चीफ को सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बिजली, गैस चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर मुल्की करेंसी के स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के शुरा को अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया गया। शुरा को कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन की पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया गया। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का भी जायजा लिया। फैजाबाद धरना केस में विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और PTI ने भी नस्यसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला कर लिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं। सजा जजा बात की बात, एतराफ तो करें कि दरखास्त वापस लेने का हुक्म ऊपर से आया, सच बोले, हमारे साथ न खेलें। विफाक ने बजरिया वजारत दिफा फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नस्यसानी दरखास्त दायर की थी, जबकि उससे कबल IB और पैमरा भी अपने नस्यसानी दरखास्तें वापस ले चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने फैजाबाद धरना केस की समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त वापस लेने का फैसला किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क किए कि आज नस्यसानी की दरखास्तों पर समाअत कर रहे हैं, पहले सारे दरखास्त गुजारों की हाजिरी लगाएं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि शेख रशीद अहमद ने नया वकील मुकर्रर नहीं किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वकील मुकर्रर करने की जिम्मेदारी नजर सानी अपील दायर करने वाले पर है। समाअत से पहले वजाहत करना चाहता हूँ कि ये खसूसी बेंच नहीं है बल्कि रेगुलर बेंच है। नजर सानी दरख्वास्त 4 साल से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई और एक जज जस्टिस मुशीर आलम रिटायर्ड हो गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाक इस केस में दिफा नहीं करना चाहता।
چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اب کیوں واپس لینا چاہتے ہیں؟ پہلے کہا گیا فیصلے میں غلطیاں ہیں، اس لیے اب واپس لینے کی وجوہات تو بتائیں۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ نظر ثانی اپیل جب دائر کی گئی اس وقت حکومت اور تھی اور اب اور ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ آپ نے تحریری درخواست کیوں دائر نہیں کی، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں اپنے بیان دے رہا ہوں۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں سانحہ 9 مئی سے متعلق چالان جمع کروا دیا گیا، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ اس کو قصوروار قرار دیا گیا۔ 9 مئی واقعات سے متعلق جناح ہاؤس حملہ سمیت 11 مقدمات کا چالان لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے 11 مقدمات کا چالان جمع کروایا گیا، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید قصوروار قرار دیے گئے۔ چالان میں ڈاکٹر یاسمین راشد، خدیجہ شاہ، صنم جاوید سمیت دیگر گرفتار ملزمان کو بھی قصوروار قرار دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جناح ہاؤس حملہ کیس، عسکری ٹاور حملہ، شادمان تھانے جلانے کے مقدمے کا چالان بھی جمع کروایا گیا۔ اس کے علاوہ شیرپا پل پر چلاؤ گھیراؤ کرنے کے مقدمے کا چالان بھی جمع کروایا گیا۔ جسٹس مظاہر نقوی کے اسکواڈ کی گاڑی کو چلانے کے مقدمے کا چالان بھی عدالت میں جمع کروایا گیا۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ گیلپ کے جولائی میں کرائے گئے سروے کے مطابق دیگر تمام اداروں کے مقابلے میں فوج کی مقبولیت سب سے زیادہ 88% ہے۔ یہ سروے گیلپ پاکستان ایک سیاسی تنظیم کے لیے کرایا تھا جو ان نتائج کا تجزیہ کرنا چاہتی تھی۔ سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو میڈیا اور عدالتوں پر 56% جبکہ بھروسہ ہے، تاہم عمومی طور پر سیاستدان پر لوگوں کے بھروسے کی سطح صرف 39% رہی۔ پارلیمنٹ پر 47%، الیکشن کمیشن پر 42%، پولیس پر 54% تک بھروسہ ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق بھروسے کے لحاظ سے میڈیا اور عدالتوں کی ریٹنگ اور سکورز بہتر ہیں اور یہ 56% تک ہے۔ سروے میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ اداروں کے کام کرنے کے انداز سے کس حد تک مطمئن ہیں یا غیر مطمئن ہیں۔ فوج کے معاملے میں اطمینان کی سطح 88% رہی، میڈیا اور عدالتیں 56%، الیکشن کمیشن آف پاکستان 42%، بلدیاتی حکومتیں 51%، پولیس 54%، پارلیمنٹ 47%، جبکہ سیاستدان بحیثیت عمومی 39% تک رہے ہیں۔ صوبائی سطح پر دیکھیں تو پنجاب میں فوج کی مقبولیت کی سطح 90% ہے، سندھ میں 88% ہے، کے پی کے میں 91%، جبکہ بلوچستان میں 66% ہے۔ پنجاب میں سیاستدانوں کی مقبولیت کی سطح 43% ہے، سندھ میں 34%، کے پی میں 29%، جبکہ بلوچستان میں 34% بتائی جاتی ہے۔ صوبوں میں سروے میں حصہ لینے والے تقریباً سبھی لوگوں نے فوج کے کام کرنے کے انداز پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، ماں سوائے بلوچستان کے جہاں فوج کی مقبولیت 66% ریکارڈ کی گئی ہے۔ عمومی لحاظ سے دیکھیں تو سروے میں شامل لوگوں کی اکثریت نے سیاستدانوں کے لیے منفی رائے کا اظہار کیا اور ان میں ایسی خواتین نے نچلی سطح پر ریٹنگ دی جو کہ کے پی کے میں رہتی ہیں اور نسبتاً بہتر تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ سیاستدانوں میں دیکھیں تو عمران خان کی مقبولیت 60% ہے، ان کے بعد سعد رضوی اور پرویز الہی کا نام آتا ہے، دونوں کی مقبولیت 38% ریکارڈ کی گئی۔ شاہ محمود قریشی 37%، نواز شریف 36%، اس کے علاوہ میاں محمد شہباز شریف 35%، مریم نواز 30%، شاہد خاقان عباسی اور دیگر 28% ہیں۔ پنجاب میں دیکھیں تو عمران خان کی مثبت مقبولیت کی سطح 58% ریکارڈ کی گئی ہے، سعد رضوی 49%، پرویز الہی 49%، شاہ محمود قریشی 43%، شہباز شریف 43%، اس کے بعد نواز شریف 41%، شاہد خاقان عباسی اور دیگر 33% تک ہیں۔ مقبولیت کی اس فہرست میں بلاول بھٹو کا نام بھی شامل ہے۔ سروے کے مطابق مثبت لحاظ سے سب سے زیادہ مقبولیت کی سطح پی ٹی آئی حکومت کو اپنی معاشی کارکردگی کی وجہ سے ملی اور یہ 64% تک رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے یہ دیکھیں تو سروے میں شامل لوگوں کی 38% تعداد پی ٹی آئی، 16% تعداد نون لیگ، 10% تعداد پیپلز پارٹی، 15% ٹی ایل پی، 9% جماعت اسلامی، 6% ایم کیو ایم پاکستان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ 44% لوگوں نے کہا کہ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، جبکہ 23% نے نون لیگ، جبکہ 16% نے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالا۔ اگر الیکشن آئندہ ہفتے ہو جائیں تو نون لیگ کے ووٹروں سے دگنی تعداد میں ووٹرز پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔
हर 5 में से 2 37% अफराद का ये कहना है कि अगर इमरान खान चेयरमैन पीटीआई पार्टी के सदर ना हो तो वो पीटीआई को वोट देंगे। पीटीआई के वोटरों की आधी तादाद का कहना ये है कि इमरान खान पार्टी के सदर ना रहें, वो फिर भी पीटीआई को वोट देते रहेंगे। अगर पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ना भी ले तो पीटीआई के वोटरों की तकरीबन चौथाई तादाद नून लीग को वोट देगी। सर्वे के मुताबिक 2 में से एक शख्स का कहना था कि वो खुद को अपनी मनपसंद सियासी जमात का सख्त हामी समझता है। एक सवाल कि अगर इलेक्शन आइंदा हो जाए तो आप किस जमात को वोट देंगे? जवाब में सर्वे में पंजाब में शामिल लोगों के 41% तादाद ने पीटीआई, 28% नून लीग, 4% पीपल्स पार्टी जबकि 6% ने टीएलपी वगैरह को वोट देने का बताया है। नाज़रीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि कौम नवाज शरीफ को 2013 वाला मैंडेट दोबारा दे। राना सनाउल्लाह ने गुजरांवाला में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। नवाज शरीफ मीरान पाकिस्तान पर पूरी कौम से खिताब करेंगे। खुशहाली की तरफ बढ़ते हुए पाकिस्तान को बहरान से दोचार किया गया। नवाज शरीफ मुल्क को मुश्किलात से निकालने का हल बताएंगे। नवाज शरीफ के बताए गए रास्ते पर चलकर मुल्क बहरानों से निकलेगा। हमारा बयानिया एक ही है और वो पाकिस्तान की खिदमत है। मजीद तफसीलात के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने कहा कि तरक्की को रोकने वाला सफर 21 अक्टूबर को दोबारा शुरू होना है। पार्टी रहनुमाओं को हिदायत करते हुए कहा कि 21 अक्टूबर को 500 बंदे लाने का टारगेट पूरा करना है। 500 बंदों को हमने फोन करके चेक भी करना है। हमने फोन के जरिए ऐप तैयार करवाई है। हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग आए और कितने गए हैं। जो वर्कर्स को लाने का टारगेट पूरा करेंगे उनको शाबाश दी जाएगी। राना सनाउल्लाह ने गुजरात में खिताब करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ 90 की दहाई में आए कौम ने एतमाद का इजहार किया था। पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने की दौड़ में शामिल हो गया था। बैरून मुमालिक से लोग आकर देखते थे कैसे पाकिस्तान एशियन टाइगर की दौड़ में शामिल हुआ। 90 की दहाई में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई तो मुल्क की तरक्की रुक गई थी। पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून का बयानिया एक ही है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से क्या डील करनी है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अपना एजेंडा देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ मरीम नवाज की ख्वाहिश है कि सिंध के लाखों वर्कर्स इस्तकबाल के लिए अपना हिस्सा डालें। इस हवाले से हमारी पहली मीटिंग हुई है। नवाज शरीफ 4 साल बाद वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम को लीड करने के लिए ही आ रहे हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक सिंध की 30 डिस्ट्रिक्ट के तमाम नुमाइंदों को मुतहर्रिक करेंगे। अंदरूनी सिंध, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह समेत सब जगह जाएंगे। सिंध के वर्कर्स को कैसे लाहौर ले जाना है इंतजामात कर रहे हैं। नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। 21 अक्टूबर को किसी को शक नहीं रहेगा कि नवाज शरीफ सबसे मकबूल तरीन लीडर है। मोहम्मद जुबैर ने मजीद कहा कि 21 अक्टूबर नून लीग के लिए बहुत बड़ा दिन है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे। वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि शहबाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर जाने वाली बातों में सदाकत नहीं है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि शहबाज शरीफ से मुतल्लिक खबरें गर्दिश करती रही कि वो 2 रोज रहे और वापस चले गए। बास चीजों की टेलीफोन पर मुशावरत नहीं की जा सकती, कुछ बातें बिल मुशाफा की जाती हैं। याद रहे कि मीडिया पर खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि शहबाज शरीफ ने गुजरांवाला में अहम शख्सियत से मुलाकात की और फिर अगले ही रोज वो एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर लंदन रवाना हो गए। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक ख्वाजा आसिफ का कहना था कि शहबाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर जाने वाली बातों में सदाकत नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक मुशीर वज़ीर आज़म अता तारर कहते हैं कि ये बात अटल है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही वतन वापस आएंगे। गुजरात में तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारर ने कहा
کہ میں حال ہی میں لندن سے ہو کر آیا ہوں۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کی واپسی فائنل ہے۔ یہ صرف قائد کی واپسی نہیں ہے بلکہ ملک کی بقا کی جنگ ہے، ملک کو بچانے کی جنگ ہے۔ میاں نواز شریف کا تاریخی استقبال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مخالفین کی طرف سے کمپینز چلائی جا رہی ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کی تاریخ میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ ہم چاہتے تو ایئرپورٹ پر استقبال اور ریلی جاتی عمرہ جا سکتی تھی۔ جہاں پاکستان بننے کی قرارداد پیش ہوئی وہیں پاکستان کو بچانے کی قرارداد بھی منظور ہوگی۔ عطا طارق نے مزید کہا کہ گجرانوالہ ڈویژن کے تمام کی تمام نشستیں جیت کر نواز شریف کو تحفے میں دی جائیں گی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ہونے والے عام انتخابات جھرڑو الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ سراج الحق نے کہا کہ کراچی میں 35,000 بسوں کی ضرورت ہے لیکن ابھی صرف 250 بسیں ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ تباہ کن ہے۔ پاکستان کے جن حکمرانوں نے IPP سے معاہدے کیے انہوں نے عوام کے ساتھ ظلم کیا۔ نگراں وزیر اعظم نے 14 اگست کو حلف اٹھایا ہے۔ 15 اگست سے بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ جماعت اسلامی مطالبہ کیا ہے کہ IPPs کے معاہدے ختم کیے جائیں، ان معاہدوں کا آڈٹ کیا جائے، ان معاہدوں کو کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور معاہدوں کو فوری ختم کیا جائے۔ 6 اکتوبر کو گورنر ہاؤس پر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف دھرنا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں کوئی سوچ نہیں پائی جاتی۔ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کا موقف مستقل ہے۔ پاکستان کسی ملک کی تقلید نہیں، قومی مفاد پر فیصلہ کرے گا۔ ہمارے لیے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین ایک جیسے ہیں، ایک برابر ہیں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے وزارت خارجہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے موقع پر متعدد کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے مختلف کانفرنسز سے خطاب بھی کیا۔ نگراں وزیر اعظم نے دورہ امریکہ کے دوران ایران اور ازبکستان کے صدور اور چین کے نائب صدر سے 2 طرفہ ملاقاتیں کی۔ وہاں انہوں نے بل گیٹس سمیت مختلف رہنماؤں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ وہیں دوسری جانب نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ ملک میں بے یقینی کی صورتحال روپے کی دوبارہ گراوٹ کا سبب بن سکتی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے نگراں وزیر خزانہ نے کہا کہ 17 اگست کو نگراں حکومت نے اقتدار سنبھالا تو ملکی معیشت کو شدید چیلنجز درپیش تھے۔ ملک میں تاریخی مہنگائی تھی، ماہانہ مہنگائی 38% تک پہنچ چکی تھی۔ اچھی خبر ہے کہ مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب اور یوکرین جنگ کی وجہ سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ 2023 میں 40 لاکھ لوگ غربت کا شکار ہو چکے ہیں، بے روزگاری 10% تک پہنچ چکی ہے۔ وزارت خزانہ کو معاشی بحالی کا پلان تیار کرنے اور شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم اقدامات کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ آئندہ حکومت کے لیے بہتر معاشی اقدامات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مسجد نبوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام بھی پیش کیا اور ملک و قوم کی ترقی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ نگراں وزیر اعظم آج عمرہ ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے، جہاں وہ مسجد الحرام میں عمرہ ادا کریں گے، جبکہ دورے کے دوران سعودی عرب میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ گزشتہ روز نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نجی دورے پر سعودی عرب پہنچے تھے۔ گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان نے مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نگراں وزیر اعظم کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان کے سفیر احمد فاروق، قونصل جنرل خالد مجید، پاکستانی سفارتخانے اور جدید قونصلیٹ جنرل کے افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے کی نشکاری کے معاملے پر سی بی اے یونین پیپلز یونٹی نے کچھ دیر بعد اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس حوالے سے پیپلز یونٹی کا کہنا ہے کہ اجلاس پی آئی اے ہیڈ آفس کراچی میں سی بی اے دفتر میں ہوگا۔ صدر پی آئی اے سی بی اے ہدایت اللہ خان کے مطابق اجلاس میں
نشکاری کے خلاف تحریک چلانے پر غور ہوگا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پی آئی اے کے اثاثوں کی نشکاری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صدر پی آئی اے سی بی اے ہدایت اللہ خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی آئی اے کی نشکاری نہیں ہونے دی جائے گی۔ بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس اور توشہ پیش میں اہم پیش رفت ہوئی ہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نیب کیسز میں سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو طلب کر لیا۔ آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو 24 اکتوبر کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ عدالت نے آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو ذاتی حیثیت میں عدالت پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی مدت ملازمت کے آخری روز نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے اسے قابل سماعت قرار دیا تھا۔ اور نیب ترامیم کی 10 میں سے 9 ترامیم کالعدم قرار دے دی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری سمیت 6 سابق وزراء اعظم کے خلاف کیسز دوبارہ کھل گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف لندن سے واپس پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ شہباز شریف حال ہی میں 2 مرتبہ لندن گئے تھے، جہاں انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور نواز شریف کی پاکستان واپسی سے متعلق گفتگو کی گئی تھی۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا تھا کہ نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کا پروگرام فائنل ہے۔ ملکی عوامی تاریخی استقبال کریں گے۔ تمام پارٹی رہنما 21 اکتوبر سے قبل بیرون ملک سفر نہ کریں۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے لاہور کے مرکزی شاہراہ قائد اعظم مال روڈ کو ڈسٹ فری ماڈل روڈ بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبائی دارالحکومت لاہور کی مرکزی شاہراہ مال روڈ کو ڈسٹ فری ماڈل روڈ بنایا جائے گا۔ مال روڈ کے اطراف اور گرین بیلٹ میں گھاس لگائے جانے کے علاوہ درختوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہر میں بارش کے پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے نئے واٹر ٹینکس بنائے جائیں گے۔ تاجروں کی مشاورت سے مال روڈ پر یکساں اور خوبصورت سائن بورڈ بھی لگائے جائیں گے۔ فیصلے کے مطابق مال روڈ سے تجاوزات کا خاتمہ کرنے کے علاوہ پارکنگ کے نظام کو بھی بہترین بنایا جائے گا۔ مال روڈ پر صفائی کے انتظامات دنیا کے بہترین شہروں کے معیار کے مطابق ہوں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے مال روڈ کو ڈسٹ فری ماڈل روڈ بنانے کے حوالے سے چند روز میں حتمی پلان بھی طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں سیکریٹری وزیر اعلیٰ، ڈپٹی کمشنر لاہور، ڈی جی پی ایچ اے اور چیف ایگزیکٹو آفیسر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بھی شرکت کی ہے۔ وہیں دوسری جانب نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا نیو کراچی چلڈرن ہسپتال کے کووڈ ایریا کا دورہ ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے ہدایت کی کہ کووڈ ایریا کو ختم کر کے او پی ڈی بنائی جائے۔ خالی جگہ ہے، اس کو یوٹیلائز کریں۔ ایک خاتون نے نگراں وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ وہ اپنا بچہ لائی ہے لیکن اس کو واپس کر دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے انکوائری آرڈر جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا نیو کراچی چلڈرن ہسپتال کے کووڈ ایریا کا دورہ ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے ہدایت کی کہ کووڈ ایریا کو ختم کر کے او پی ڈی بنائی جائے۔ خالی جگہ ہے، اس کو یوٹیلائز کریں۔ ایک خاتون نے نگراں وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ وہ اپنا بچہ لائے لیکن ان کو واپس کر دیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے انکوائری آرڈر جاری کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس کانفرنس کے دوران خالصتان سے متعلق سوالات کے جواب دینے سے گریز کیا ہے۔ میتھیو ملر نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ بھارت کے ساتھ جاری نجی سفارتی گفتگو پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ خالصتان موضوع پر رابطہ کاری کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہمارا اہم اسٹریٹجک تعلق ہے۔ اس سے قبل رواں ہفتے بھی امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے خالصتان پالیسی پر جواب دینے سے گریز کیا تھا۔ واشنگٹن میں بریفنگ کے دوران امریکی ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں کہیں بھی بین الاقوامی جبر باعث تشویش ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ تحقیقات میں تعاون کرے۔
नाज़रीन, खबर यह है कि आगा खान और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से लाहौर की मस्जिद वजीर खान का जनूबी हिस्सा बहाल कर दिया गया। अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टन हॉकिंस ने वजीर खान मस्जिद के बहाल होने वाले हिस्सों का इफ्तिताह किया। आपको बताएं कि आगा खान और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से लाहौर की मस्जिद वजीर खान का जनूबी हिस्सा बहाल कर दिया गया। अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टन हॉकिंस ने वजीर खान मस्जिद के बहाल होने वाले हिस्सों का इफ्तिताह किया। मस्जिद वजीर खान के बहाल होने वाले हिस्से पर $2 लाख खर्च हुए। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस ने मस्जिद वजीर खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 2002 से अब तक 32 कल्चरल मकामात की बहाली पर काम कर चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। लाहौर की मस्जिद वजीर खान में बहाली का ये 5वां प्रोग्राम है। क्रिस्टन हॉकिंस का कहना है कि 1 माह से लाहौर में हो बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है, खासकर यहाँ के खाने बेहतरीन हैं। उनका ये भी कहना है कि लाहौर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, लोगों से मुलाकात कर रही हूँ। शाही किले में बहाली प्रोग्राम देखकर खुशी हुई। और हुकूमती इक़दाम के बायस गुज़िश्ता चंद हफ्तों से अमरीकी डॉलर मुसलसल ज़वाल पजीर ही है। आज भी कारोबार के आगाज के साथ ही इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.05 सस्ता होने के बाद ₹287.70 का हो गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर ₹288.75 पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 सस्ता होकर ₹288.50 का हो गया। वहीं दूसरी जानिब ओपन मार्केट में गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर ₹290 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मस्बत रुझान है, जो बाद में मनफी में तब्दील हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 41 पॉइंट्स की कमी के बाद 46,323 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 46,365 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। नाज़रीन, मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर रंगो नूर में डूबा हुआ है, जबकि हर सू दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आशिकाने रसूल ने घरों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर भर की मसाजिद, इमारतों और शाहराओं को सब्ज परचमों और बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। आशिकाने रसूल खाना काबा और मस्जिद नबवी के खूबसूरती मॉडल्स बनाकर सरवर कायनात से इजहार मोहब्बत कर रहे हैं। उलमा कराम का कहना है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का तकाजा है कि आपकी सीरत तैयबा का महज जिक्र ही ना किया जाए, बल्कि आपकी तालीमात पर अमल करके ही इंसान दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकता है। बेशक और एक खैबर पख्तूनख्वा के मौसम के हवाले आपको बताएं तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और तेज हवाओं का नया सिलसिला आज से शुरू होने का वाज़ेह इम्कान है, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगा, जबकि बलाई अजला में बर्फबारी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से 30 सितंबर के दौरान चित्राल, दीर, एबटाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान है। इसके अलावा आज और कल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, जोब, बरखान, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर और बहावलनगर में भी बारिश मुतवक्के है। जी बिल्कुल, बारिश के बाद दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ जाएगी। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बलाई अजला में लैंडस्लाइडिंग और बारिश से नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। पीजीएमए की जानिब से बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। और अब कुछ बात डेंगू केसेस से मुतालिक, तो पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 139 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल पंजाब में डेंगू के मुसद्दिका केसेस की तादाद 4053 हो गई है। महकमा सेहत का कहना है कि लाहौर में डेंगू के 54, रावलपिंडी में 45, मुल्तान में 12, गुजरांवाला में 6, फैसलाबाद और शेखुपुरा में डेंगू के 3
कसूर, गुजरात, नारोवाल, साहिवाल और विहाड़ी में 2-2, जबकि मुजफ्फरगढ़, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन और राजनपुर में 1-1 केस रिपोर्ट हुआ है। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब के अस्पतालों में डेंगू के 149 मरीज जेर इलाज हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर की जेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद SSP एडमिन, DSP लीगल और ADIG इन्वेस्टिगेशन की शिरकत हुई। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, अगवा, डकैती, धोखाधड़ी, फ्रॉड और चेक डिसऑनर के 7 मुकदमात जेर बहस आए हैं। तफ्तीशी अफसरान और फरीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मदई इरफान उर्फ आरिफ और वकास अजमल कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। मदिया ज़ैनब बीबी और मोहम्मद रफीक चौधरी सईद सरवर चेक डिसऑनर, राना वकील फ्रॉड के मुकदमे की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतल्लिक अहकामात जारी किए। इमरान किशोर ने चंद मुकदमात में नाकिस तफ्तीशी पर तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग दी है और शोकास नोटिस भी जारी किए हैं। दौरान तफ्तीश मेरिट पर समझौता किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। अहम खबर है, आपको बताएं कि सानिया 9 मई को जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में बड़ी पेशरफ मंजर आम पर आई है। प्रोसिक्यूशन ने 9 मई को जिना हाउस हमला समेत दीगर 11 मुकदमात के चलान लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दिए हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराइन से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शहबाज साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल सलैन, सानिया 9 मई के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 9 मई को जिना हाउस हमला समेत दीगर 11 मुकदमात के चलान लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दिए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से सानिया 9 मई के मुकदमात जो चलान अदालत में जमा करवाए गए, इन मुकदमात में चेयरमैन PTI साबका गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और साबका सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद नामजद हैं। इसके अलावा चलान में खतीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर मुल्ज़मान भी शामिल हैं। प्रोसिक्यूशन ने जिना हाउस हमला केस, अस्करी टावर और शादमान थाना जलाने और शेर पाव पुल पर जलाओ घेराव के मुकदमे का चलान भी अदालत में दाखिल करवा दिया गया है। वाज़ह रहे कि 9 मई को चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद कारकुनान की अहम सरकारी और दिफाई इमारतों को निशाना बनाया गया था, जिसमें शहदा की यादगारों को भी नुकसान पहुंचाया गया। सानिया 9 मई के वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से PTI के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए कई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, जिनमें इजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद, शहरियार अफरीदी, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर शामिल हैं। जी जी बहुत शुक्रिया शहबाज अराइन, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जिना अस्पताल स्कैन कॉलेज के करीब बस शेल्टर पर लगी फ्लैग पोस्ट चोरी करने वाले मुलजिम को धर लिया गया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बस शेल्टर फील्ड टीम ने चोर को फ्लैग पोस्ट जारी करते हुए रंगे हाथों पकड़कर थाना गार्डन टाउन के हवाले कर दिया। मज़ीद जानते हैं आसिम राजा की इस रिपोर्ट में। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के बस शेल्टर्स के फ्लैग पोस्ट चोरी करने वाले मुलजम जवार हुसैन को PTC की टीम ने पकड़ लिया। मुलजम जवार जना अस्पताल के करीब बस स्टॉप स्कैन कॉलेज की फ्लैग पोस्ट को उतार रहा था कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की टीम ने मौका पर पकड़ लिया और मुलाजिम को थाना गार्डन टाउन के हवाले कर दिया। बस स्टॉप पर फ्लैग पोस्टें चोरी होना मामूल की बात थी, जिस पर बस स्टॉप रूट दर्ज होता है, जिसे आवाम की आगाही के लिए तमाम बस शेल्टर्स पर नस्ब किया गया है।
اگر میں بتاؤں تو اب تک 40 کے قریب فلیگ پوسٹیں چوری ہو چکی ہیں. اس کی فٹنگ بھی تبدیل کی گئی ہے تاکہ فلیگ پوسٹ کو چوری نہ کیا جا سکے. چیف ایگزیکٹو آفیسر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے بس شیلٹرز کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیموں کے علاوہ اب انفورسمنٹ ونگ کو بھی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ بھی بس شیلٹرز پر مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں گے. اور آپ کو بتائیں کہ واسا کا جونیئر پمپ آپریٹر آؤٹ آف کنٹرول ہے. متعدد انکوائریز میں قصوروار ثابت ہونے کے باوجود بھی AFI کے عہدے پر براجمان ہے. عاطف اشتیاق کی رشوت وصولی کی ویڈیو سامنے آنے کے باوجود محکمہ واسا فرضی کارروائی کرنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے. اسی پر رپورٹ کریں گے کامران علی. واسا میں لاڈلے ملازمین کو نوازنے کا سلسلہ نہ رک سکا. جونیئر پمپ آپریٹر عاطف اشتیاق کی کرپشن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. متعدد انکوائریز میں قصوروار ثابت ہونے کے باوجود AFI کے عہدے پر براجمان. عاطف اشتیاق کی رشوت وصولی کی ویڈیو سامنے آنے کے باوجود محکمہ واسا فرضی کارروائی کرنے کے بعد عاطف اشتیاق کو چھوڑ دیتا ہے. واسا کا جونیئر پمپ آپریٹر عاطف اشتیاق کے خلاف اینٹی کرپشن اور ایڈمن ڈائریکٹوریٹ سمیت متعدد انکوائریاں چل رہی ہیں. سب ڈویژن داتا نگر کے متعدد رہائشیوں نے رشوت کے ساتھ ثبوت بھی پیش کیے پر عاطف اشتیاق کے خلاف فرضی کارروائی کر کے انہیں واپس داتا نگر بھیج دیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ عاطف اشتیاق لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتا ہے. ذرائع کے مطابق مختلف اوقات میں شہریوں کی جانب سے 1,80,000 اس کے علاوہ 40,000 35,000 اور اس طرح کی متعدد درخواستیں موصول ہوئی ہیں. متاثرہ شہریوں کا کہنا ہے کہ واسا کرپٹ ملازمین کی پشت پناہی کر رہا ہے. واسا انتظامیہ لاڈلے کرپٹ عاطف اشتیاق کو ریلیف دے مگر ہماری رقم ہمیں واپس دلوائی جائے. رپورٹ آپ نے جانی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گورنر ہاؤس لاہور میں خواتین کے لیے محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا. محفل میلاد میں بیگم گورنر پنجاب عائشہ بلیغ الرحمان نے خصوصی طور پر شرکت کی. محفل میلاد میں طالبات کے علاوہ نامور نعت خواں نے نعت رسول مقبول پڑھ کر حضور سرور کائنات کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملکی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی. تقریب میں بیگم راغب نعیمی اور مسز انوار غنی سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. محفل میلاد میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی گئی. اس موقع پر گورنر پنجاب عائشہ بلیغ کا کہنا تھا کہ رسول اکرم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. دور جدید میں ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بیگم گورنر کا مزید کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی سے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. نگراں وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر اعجاز گوہر نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کاروباری شخصیات سے ملاقات کی ہے جس میں پاک سعودی تجارتی تعلقات سمیت دیگر امور پر گفتگو کی گئی. سعودی دارالحکومت ریاض میں سفارت پاکستان میں ہونے والی ملاقات میں پاکستانی کاروباری افراد کی بڑی تعداد شریک کی جن سے اظہار خیال کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر اعجاز گوہر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ جہاں ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں وہیں تجارتی مراسم بھی فروغ پا رہے ہیں. سعودی عرب پاکستانی مصنوعات کی کھپت کے لیے ایک بڑی مارکیٹ ہے. ہماری کوشش ہے کہ پاکستانی مصنوعات کو وسیع پیمانے پر یہاں فروغ دیا جائے جس کے لیے سعودی وزیر تجارت اور دیگر حکام سے مذاکرات جاری ہیں اور اس سلسلے میں اہم معاہدے بھی ہوں گے. خبر شامل کریں لاہور سے جہاں محکمہ سوئی گیس کی جانب سے گیس چوروں کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی کا عمل جاری ہے. محکمے کی جانب سے لاہور کے مختلف علاقوں میں گیس چوروں کے خلاف چھاپے مارنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. لاہور ریجن UFG ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مسلم ٹاؤن میں واقع ایک بڑے بوائز ہاسٹل پر چھاپا مارا گیا تو موقع پر بھاری مقدار میں گیس چوری کرتے ہوئے قومی خزانے کو لاکھوں کا نقصان پہنچایا جا رہا تھا جو کہ محکمے کی جانب سے فوری منقطع کرتے ہوئے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کروانے کی غرض سے استغاثہ بھی دائر کر دیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رپورٹر باسط علی کی اس رپورٹ میں. سوئی ناردرن گیس کمپنی کی جانب سے گیس چوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مسلم ٹاؤن میں واقع کثیر منزلہ ہاسٹل میں
खुफिया इतला पर छापा मारा गया। मौका पर भारी मिकदार में गैस चोरी करते हुए महकमा को लाखों का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। गैस कंज्यूमर्स की जानिब से डायरेक्ट बाईपास लगाते हुए गैस चोरी की जा रही थी, जिस पर एक हैवी जनरेटर समेत गीजर और मुतअद्दिद लोगों का खाना बनाने के लिए मेस पर 40 से 50 लोगों का खाना चोरी शुदा गैस का इस्तेमाल करते हुए पकाया जा रहा था। कंज्यूमर्स की जानिब से मौका पर लगा घरेलू गैस मीटर को हर माह जीरो रिवर्स किया जाता था, जो कि फौरी मुनक़ता करते हुए मजीद कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। होस्टल मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुतलका पुलिस स्टेशन में इस्तगासा भी दायर कर दिया गया। और आपको बताएं कि एसई ईस्टर्न सर्कल एसको उमर बिलाल की नादहिंदगान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सहाफी कॉलोनी सब डिवीजन में वाक़या 21 लाख रुपए के डेड डिफॉल्टर महराज पैलेस शादी हाल का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। मीटर उतारते वक्त नादहिंदा सारिफ के हमले के साथ गुंडागर्दी और पुरतशद्दुद मज़ाहमत। एसई उमर बिलाल की गुंडागर्दी और पुरतशद्दुद मज़ाहमत पर एसडीओ सहाफी कॉलोनी को इंदराज मुकदमा की हिदायत। सहाफी कॉलोनी के मुतल्लिका स्टाफ को सीईओ शाहिद हैदर की शाबाश भी दी गई। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर रिपोर्टर सैयद साजिद कासमी से। जी साजिद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, जो महकमा बिजली में इस वक्त आजकल हालात हैं बिजली चोरों के खिलाफ और नादहिंदगान के खिलाफ, सीईओ लेस्को शाहिद हैदर की हिदायत के मुताबिक उमर बिलाल एसई थर्ड सर्कल ने एक बड़ा यलगार की और अपना सहाफी कॉलोनी सब डिवीजन में वाकया महराज पैलेस शादी हाल का कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया। ये 21 लाख रुपए का डिफॉल्टर है और इसने साजवाज करके धोखे से किसी भी तरह नया कनेक्शन लगवा लिया जो कानूनी तौर पर नहीं लग सकता था। जब रिकॉर्ड चेक किया और इसका पता चला कि ये डिफॉल्टर है, तो आज एसई थर्ड सर्कल उमर बिलाल ने फौरी तौर पर कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम जारी किए। जब सहाफी कॉलोनी सब डिवीजन का स्टाफ वहां पर गया तो उन्हें पुरतशद्दुद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसके लिए एसई थर्ड सर्कल उमर बिलाल ने गम गुस्से का इजहार किया और पुरतशद्दुद गुंडागर्दी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की हिदायत जारी कर दी। और उन्होंने ये भी कहा कि FIR दर्ज करवा के ऑफिस का पूरा रिकॉर्ड सर्कल ऑफिस तलब कर लिया है। जी, सीनियर रिपोर्टर साजिद कासमी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर यह है कि सरकारें दो जहां की आमद के सिलसिले में रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में बाजारों को रवायती अंदाज में सजा दिया गया। बागबानपुरा बाजार के ताजरों ने भी बाजार को खूबसूरती से सजाया है। इसी पर मजीद देखते हैं मोहम्मद शहजाद की ये खुसूसी रिपोर्ट। सरकारें दो जहां की आमद है, रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है और आपकी अकीदत में हर मुसलमान खुशी से मसरूर है। बाजारों को रवायती अंदाज में सजा दिया गया है तो कहीं लंगर का एहतमाम किया जा रहा है। बागबानपुरा बाजार के ताजरों ने भी बाजार को हर साल की तरह इस साल भी अपनी मदद आपके तहत खूबसूरत अंदाज में सजाया है। दिलकश खुशनुमा फूलों की बेलें, दिल को छू लेने वाले झूमर, बरकी कमकमे बाजार की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए ताजरों का कहना था, जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरे बाजार के तामन से हो रहा है, अकेले फर्द का कोई काम नहीं है, इसमें बढ़ चढ़ के तमाम लोगों ने हिस्सा लिया है। ये मेरे छोटे भाई हैं सेल साहब, ये बच्चा है, इन लोगों ने सारी रात लगा के ये आंखें देखी सूझी हुई है, सारी रात काम किया और फी सबिलिल्लाह करते हैं और सारी साल पूरी मेहनत करते हैं और आज उम्मीद करते हैं कि सुबह सब इकट्ठे होंगे, ख़त्म विभाग होगा, लंगर तकसीम होगा और डेकोरेशन जो है वो जिस हद तक मुमकिन है इन्होंने की है। नहीं सर, हम अपनी मदद आपके तहत ही करते हैं। सारा ही चंदा पूरा साल इकट्ठा होता है बाजार में। बाद लोग जो है ना वो चंदा नहीं देते, वो मुनाफिक होते हैं, तो जो देते हैं ना उनके लिए अल्लाह पाक ने ना रस्ते खोल देते हैं, अल्लाह पाक उनको बरकत भी देता है। फिर सारा चंदा इकट्ठा होता है। ये 3-4 महीने लगते हैं ये प्रोसीजर करने में, सजाने के लिए सारी सजावट इकट्ठी करते हैं हम। 2-3 महीने लगाते हैं, रात को 2 बजे तक 3 बजे तक काम करते हैं, कोई 10-12 बंदे इकट्ठे करके। तो ये फिर ये सारा मसला 8 दिन में ये सजावट करते हैं सारी। आप एक हिस्सा बाजार का हर एक बंदे ने
चुना होता है कि ये हिस्से में हम अपना काम करेंगे। हाँ जी भाई जी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਲਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, घंटे तक लंगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, महफिल होएगी इंशाल्लाह। सारे ताजर मिलजुल के इत्तेमाद करते हैं और लंगर भी पकता है, हर बंदा खुश है, पैसे इकट्ठे भी करते हैं, हर दुकानदार देता है। शुक्र है अल्लाह का, हमारा बाजार बहुत सजा हुआ है इस वक्त। पूरे बाजार में इस बाजार की ज़्यादा जद्दोजहद हो रही है। 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से बागबानपुरा बाजार हमेशा से ही सबसे आगे होता है। यूं लगता है जैसे सारे लाहौर की रौनकें इस बाजार में सिमट आई हैं। शहर लाहौर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र तले इंतजामिया के इंतजामात जारी हैं। तहसील शालीमार में भी महाफिल और जुलूसों के लिए असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अन फातिमा खुद निगरानी कर रही हैं। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनम फातिमा के साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शहर की बात करें तो हम 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से देख रहे हैं, जिले इंतजामी की जानिब से काफ़ी जो है इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वाले से लाहौर के थिएटर्स जो हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं और इंतहाई इक़्तिदार एहतराम से मनाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर अनम फातिमा मौजूद है, डॉक्टर अनम फातिमा, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, क्या कहेंगी 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से जिले इंतजामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 12 रबीउल अव्वल पूरे अकीदत व एहतराम से डिस्ट्रिक्ट भर में पूरे आलम इस्लाम की तरह मनाया जाएगा। इस सिलसिले में जो हमारे पास कैटेगरी वाइज जुलूस थे, उनके रूट्स के लिए स्पेशल क्लियरेंस प्लान, पैच वर्क, वासा की तरफ से कॉन्टीजेंसी प्लान, क्लीनिनेस LWMC की तरफ से, तमाम डिपार्टमेंट्स की तरफ से उनकी रेलिवेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कर दी गई हैं। ऑलरेडी उन्होंने उन रूट्स को क्लियर कर दिया है। बाकी उसके कल भी जब वो जुलूस वगैरह चलेगा तो उसके साथ वो चलेंगे और इंश्योर करेंगे कि ये सारा का सारा इवेंट बिल्कुल अकीदत व एहतराम और पीसफुल तरीके से कंप्लीट हुए। जी मैम, अगर रूट के वाले से बात करें तो हम देखते हैं कि तजावज़त का मसला जो है वो पूरे लाहौर भर में है, तो जो रूट में तजावज़त वगैरह हैं उनके लिए क्या हिकमत अमली अपनाई गई? ZOR-MCL को इंस्ट्रक्शंस इशूड हैं ऑलरेडी। इसके ऊपर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शालीमार में तो डेली हो रहा है और GT रोड वाला जो रूट था उसको भी पिछले दिनों क्लियर कराया गया है और करंटली वहाँ पे इंक्रोचमेंट रिलेटेड कोई इशू नहीं है। जी बिल्कुल, जो इंक्रोचमेंट के इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व कर लिए गए हैं और करंटली बेसिस पे जो है जहाँ पे जो मसले आ रहे हैं उससे भी रिजॉल्व करवाया जा रहा है। इस वाले से जिले इंतजामिया का पैच वर्क भी कराया जा रहा है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस वाले से जिले इंतजामिया एक्शन ले रही है ताकि जो है 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से लाहौर में अगर लाहौरी जो मना रहे हैं अकीदत व एहतराम से मनाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि CEO CBD पंजाब इमरान अमीन की ज़ेर सदारत जायजा इजलास हुआ। अथॉरिटी के मुताबिक मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। घोड़ा चौक फ्लाईओवर, वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन, CBD पंजाब बुलेवर्ड, CBD पंजाब कार्ड डिस्ट्रिक्ट और वाल्टन रोड को मिलाने वाली सड़क की तामीर, वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग पर एक ओवरहेड क्रॉसिंग पुल की तामीर, CBD पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर और CBD पंजाब प्रोजेक्ट साइट पर पार्किंग प्लाजा की तामीर की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। और आपको बताएं कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू चौधरी मोहम्मद सलीम ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम अपना इनकम टैक्स गोशवारा बर वक्त जमा कराएं ताकि मुल्क की मैशियत मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल हो सके। वो कोट मोमिन में इनकम टैक्स गोशवारा बर साल 2023 आगाही मुहिम के सिलसिला में मुनक्किदा तकरीब में ताजरों से खिताब कर रहे थे। मजीद तफसीलात के मुताबिक तकरीब में मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर शेख मसूद इलाही, मकसूद ताबिर, शेख नवीद, अब्दुल सितार गुजर, मोहसिन बुलोच समेत दीगर ताजरों से सदर कोट मोमिन प्रेस क्लब, राना अलमास हनीफ, डॉक्टर कमर फारूक राना, रिजवान रफीक मिनहास ने शिरकत की।
खेलों के मैदान से खबर आपको दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों ने भारत पहुंचकर पैगाम जारी किया है। वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल भारत पहुंची थी। इस हवाले से सोशल मीडिया पर बाबर आजम ने लिखा कि भारतीय शहर हैदराबाद में मिलने वाली मोहब्बत और सपोर्ट से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने लिखा कि भारत में अब तक हमारा बेहतरीन इस्तकबाल हुआ। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि हर चीज बहुत अच्छी रही है। भारत में अगले 1.5 माह के मुंतजर हैं। पाकिस्तान टीम जुम्मे को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।